नमस्कार मित्रों, जेएनयू रेनेसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का आगमन हो चुका है और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक महीना फॉर्म भरने की प्रक्रिया के पश्चात आरपीएससी अपना सिलेबस और एग्ज़ाम्स की डेट दोनों को तय करती है। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं था कि ये वैकेंसी अप्रैल के माह में आनी थी। अप्रैल के प्रारंभ से एंड तक इसका पूर्वाभास पहले से ही विद्यार्थियों को भी था और अध्यापकों को भी था, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपकी ये परीक्षा अगस्त या सितंबर माह इसको अंतिम मान ले। ये तय है कि अगस्त से पूरी संभावना बन रही है कि एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो सकता है। बहुत संभव हो, यदि आरपीएससी को बहुत शीघ्रता है तो जुलाई के एंड में भी इस परीक्षा को कंडक्ट किया जा सकता है। मित्रों, ऐसे में विद्यार्थियों में थोड़ी बेचैनी है और खलबली है, और इस बात को लेकर के है कि अब क्या किया जाए। हम तो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की भी अब 2 परीक्षाएं तय कर दी हैं। हम तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम तो कॉलेज की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें एक बात तो ये है कि दुविधा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि सबके केंद्र में हिंदी है। हमारे पास समय अध्ययन करने के लिए 10 से 15 घंटे का समय है। हम 2 चीज़ों को भी साथ साथ लेकर चल सकते हैं, और फिर सबके केंद्र में हिंदी है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड दे रहे हो, बस केवल फर्स्ट पेपर में बदलाव की स्थिति है। मित्रों, यहाँ 2-3 बातों से मैं आपको सावधान करने के लिए आज आपके समक्ष मंच पर प्रस्तुत हुआ हूँ। एक तो ये कि फर्स्ट पेपर में 40% की जो अनिवार्यता इन्होंने सेकंड ग्रेड में की है, वही अनिवार्यता ये फर्स्ट ग्रेड में भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 क्वेश्चन में से यदि हमारे 40 क्वेश्चन सही नहीं है तो फिर हमारी मेरिट में कितना ही स्थान हो, कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस प्रकार बहुत बेहद रणनीति बना करके हमें तैयारी करनी है। फर्स्ट ग्रेड के भी फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं, तो हमें उसमें 30 क्वेश्चन को प्राप्त करना ही होगा। खैर, ग्रेड फर्स्ट के संदर्भ में हम दोबारा कभी प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। आज हम आपसे एक विशेष बात करने आए हैं, और वो है सेकंड ग्रेड की विशेष रणनीति क्या होगी। तो मित्रों देखो, मेरे सामने अभी सिलेबस मौजूद है। हालांकि आरपीएससी ने अभी अपना नया सिलेबस जारी नहीं किया है, लेकिन नए सिलेबस में केवल एनसीईआरटी की बुक्स ही नई लग रही हैं, क्योंकि पहले आरबीएससी की थी, अब वो एनसीईआरटी की लगेंगी। इसके अलावा पैटर्न में और कोई चेंजिंग आप नहीं देखेंगे। मैं यहाँ आपको सावधान कर देता हूँ कि जो सेकेंड ग्रेड का सिलेबस है, सेकेंड ग्रेड हिंदी का सिलेबस, इससे जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां बच्चा ना पाले, इसलिए मुझे आपके सम्मुख यहाँ आना पड़ा है। और जिस प्रकार से डिवाइडेशन कर रखा है, मेरे समक्ष सिलेबस मौजूद है। इसमें दे रखा है कि पार्ट 1 ए और आ। पार्ट 1 ये ए और आ में विभक्त है, और इसके लिए 180 अंक। 180 अंक का मतलब 90 क्वेश्चन की बात यहाँ की जा रही है सिलेबस के अनुसार। और इसमें है क्या, ए और आ में? इसमें है आपका व्याकरण और आपका 9th से 12th तक की पुस्तकें, एनसीईआरटी की पुस्तकें 9 से 12 और व्याकरण, ये 2 पहलू इसमें शामिल है। इसमें व्याकरण के साथ में जो ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, और जो लिपि है, देवनागरी लिपि है, वह भी इसमें शामिल है। तो ये सिलेबस है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ये बंटवारा है, इस बंटवारे को ध्यान में ना रख करके विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए सवालों को देखो और उनको काउंट करो। और इस प्रक्रिया में जो हमारा आंकड़ा है वो ये कहता है कि आपसे 40 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे व्याकरण से। 40 क्वेश्चन मैंने आपको अधिकतम बताए हैं, इनकी संख्या 35 भी हो सकती है।
और इस प्रक्रिया में आप 25 क्वेश्चन मानकर चलेंगे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी पुस्तक से। हाँ, ये संभावना है इस बात की, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हो सकता है कि 40 की जगह 35 क्वेश्चन पूछ ले व्याकरण से और इसको बढ़ा करके 30 क्वेश्चन कर दे एनसीईआरटी से। ये भी संभव है, ये भी संभव है कि ये क्वेश्चनों की संख्या 35 रह जाए और इसकी संख्या 30। ये बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप विषय के महत्व को अच्छे से समझ लें। हालांकि इसमें ऐसा कोई पॉइंट आपका वीक नहीं रहना चाहिए, चाहे तो वो 2 नंबर का ही क्यों नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी एक सिलेबस का जो बंटवारा है और एक जो विगत भर्ती परीक्षाओं की सच्चाई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि जो विद्यार्थी अंक निर्धारण करके लिखा हुआ है उसको अंतिम सत्य कभी मानने की गलती ना करें। और यदि उनको लगता है कि यह अंक विभाजन आरपीएससी का है, ये टस से मस नहीं होता है, तो वो पिछले 2-3 साल के पेपर सेकेंड ग्रेड के उठा के ज़रूर देख ले, क्योंकि क्वेश्चन काउंट करने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो ये आंकड़ा मेरा ये कहता है कि जो आरपीएससी ने यहाँ 90 क्वेश्चन दे रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ कितना रहा है, 40 और 25 यानी कि 65 क्वेश्चन। यहाँ से वास्तविकता में आपसे क्वेश्चनों की संख्या पूछी जाएगी 65, और 65 क्वेश्चन कम नहीं होता, क्वेश्चन तो एक एक महत्वपूर्ण है। मैं किसी विषय को कम या ज़्यादा आंकने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत नहीं हुआ हूँ। मैं ये मान करके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ कि कल्पना कर लीजिए कि मैं स्वयं एक सेकंड ग्रेड का अभ्यर्थी हूँ और मुझे तैयारी करनी है, तो मुझे क्या सोच कर तैयारी करनी है। तो पहली बात तो ये है कि मेरी व्याकरण पर पूरी पकड़ होनी चाहिए और राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लिपि से जुड़ी हुई जानकारी, और फिर यहाँ भी एनसीईआरटी के 9 से 12 के गद्य और पद्य के पाठों पर, और पद्य से भी क्वेश्चन शब्दार्थ से नहीं आते, भावार्थ से आते हैं। तो इस प्रकार एक एक पहलू, उसमें भी रस, छंद, अलंकार, काव्यशास्त्र दृष्टिकोण से पद्य की व्याख्या, भावार्थ के दृष्टिकोण से उसकी मूल संवेदना, गद्य की जो रचना लगी हुई है उसकी विधा कौन सी है, उसके लेखक की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन सब पहलुओं पर आपको विस्तार से विचार करना है। मित्रों, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का सिलेबस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से बिल्कुल दोगुना है। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में यदि कोई दूसरा विस्तार लेता है सिलेबस का, तो वो सेकेंड ग्रेड है। इसकी एक विशेष रणनीति हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखो, ये तो मामला है व्याकरण और एनसीईआरटी से जुड़े हुए पहलुओं का। एक बात तो आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद पार्ट सेकंड में स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा लगी हुई है। तो अब हम बात करते हैं इस सिलेबस का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड है वो है स्नातक स्तर का, स्नातक स्तर का ज्ञान। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है मित्रों? इस सिलेबस में चीज़ें शामिल है, एक तो काव्यशास्त्र और भाषा और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए, इसमें एक तो काव्यशास्त्र है, एक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, एक इसमें साहित्य का इतिहास है, और एक इसमें स्नातक स्तर के पाठ हैं। स्नातक स्तर के पाठ में जैसे मोहन राकेश का लहरों के राजहंस है, रामचंद्र शुक्ल के 3 बड़े बड़े निबंध है, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। और इसके अलावा 4 बड़ी कहानियां हैं, परिंदे, उसने कहा था, एक और जिंदगी। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, जहां लक्ष्मी कैद है। ये प्रत्येक रचना से एक एक क्वेश्चन निश्चित आना है। मित्रों, यहाँ बंटवारा देखो, ये होगा आपका 10, 40, 5 और 10। काव्यशास्त्र से 10 क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेट मानकर चलेंगे। हिंदी भाषा से 5 क्वेश्चन निश्चित है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से
इतिहास से कम आप मानकर चलेंगे मित्रों तो 40 क्वेश्चन तो कम से कम आप मानकर चलें। इनकी संख्या आवश्यकता पड़ने पर कई परीक्षाओं में 45 और 50 तक भी देखी गई है। और स्नातक स्तर के पाठ से कम 10 क्वेश्चन, जिसमें सूर, मीरा, तुलसीदास, सूर्यमल मिश्रण और इन सब पदों की रचनाएं लगी हुई हैं। तो ये, और फिर इसमें एक आपका अलग से जो बचता है वो है आपका शिक्षण विधि। शिक्षण विधि से एकदम फिक्स सवाल है, ना एक कम और ना एक ज़्यादा, और ये क्वेश्चनों की संख्या होगी 20। शिक्षण विधि 20 क्वेश्चन। अब इस प्रकार से विभाजन में 65 क्वेश्चन तो हम मानकर चल रहे हैं अपनी एनसीईआरटी और व्याकरण से जुड़े हुए। इधर आप देखेंगे काव्य शास्त्र से 10 क्वेश्चन, जिसमें रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, रीति, दोष और शब्द शक्ति लगे हुए हैं, तो 10, और हिंदी भाषा से 5, 15, और ये इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के 40, तो 40, 50 और 55, 55 और स्नातक स्तर से 10, ये की 65 क्वेश्चन। ये विगत भर्ती परीक्षाओं के आंकड़े के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। तो 65 क्वेश्चन तो इधर बने और 65 क्वेश्चन बने इधर, तो ये हो गए आपके 65 और 65 130 क्वेश्चन, और इसमें आप 20 क्वेश्चन शिक्षण विधि के मिला देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 150। 150 क्वेश्चनों का ये पेपर आपकी परीक्षा में आएगा। और मित्रों, मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा दूं, इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट यदि हमारा वीक रहता है तो फिर हम वो वेटिंग वाला खेल खेलना हमारा शुरू हो जाता है। बार बार जीवन में मौके मिलते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है। इसके लागू होने के बाद कितने चरणों में परीक्षा हो जाएंगी, साक्षात्कार जुड़ जाएंगे, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड काम करेगा, तो आगे आने वाली प्रक्रिया बहुत टफ होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि लगभग 1300 सीटें जो आपकी आई है 1296, ये 1300 ही सीटें मान लो, तो 1300 सीटों में से सिलेक्शन तो 300 सीटों पर भी आप टॉप कर जाओगे। यदि आप देखो, सवाल ये नहीं है कि आपकी तैयारी कितनी है, सवाल ये है कि आपका जोश, आपका जुनून, आपका उत्साह क्या राजस्थान के 300 विद्यार्थियों में श्रेष्ठ है। सवाल ये है, क्योंकि यदि जोश, जुनून और उत्साह हमारे अंदर है तो ये क्या चीज़ है, साहित्य, ग्रामर, चीज़ें क्या है। केवल 2-3 अच्छी पुस्तकों का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेने में हमें कहाँ दिक्कत है। किसान जीवन की जो ग्रामीण जटिलताएं हैं, कम से कम उसकी तुलना में तो बहुत आसान है कि आप जो है भरी दोपहरी में सरसों काट रहे हो, गेहूं काट रहे हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी निरर्थक जीवन वहाँ प्रतीत होता है। खेती और किसानी से मुहबंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जीवन की कड़वी सच्चाई, इतने पसीने बहाते हम लोग, यहाँ तो छाया में बैठकर पढ़ना है। किस बात का आलस, क्या चिंता, क्या दुविधा, क्या इस बात की दुविधा कि हमारा मानसिक उद्वेलन चलता रहता है, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, वो मुझे ऐसा कहता है, वो मुझे ऐसी कहती है। इन चीज़ों से मित्रों सन्यासी बनकर ऊपर उठ जाओ। अब राग और द्वेष से मुक्त हो जाने का समय आ चुका है। आपके मस्तिष्क में बाहर से कोई हलचल न आए, यह आपकी सफलता के लिए पहली अनिवार्य शर्त है, वरना किताबें खुली रह जाती हैं और हमारा टाइम निकलता जाता है, पन्ने तक आगे बढ़ते नहीं हैं। अब मानसिक उद्वेलन से हम मुक्ति पाएं या फिर तब हम कुछ पढ़ें। इसलिए बहुत स्थिरता और शांति और मन विषदता के भावों के साथ इस प्रकार से ध्यान दे लो। और मैं समझता हूं कि इसमें यदि हिंदी भाषा के भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं जाना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमको 150 प्रश्नों में से 140 प्रश्न कम से कम सही करने हैं। और 10 क्वेश्चन तो हम बड़े भारी मन से कह रहे हैं कि चलो हम नहीं जान रहे, बाई चांस कोई है तो ठीक है। नेगेटिव मार्किंग काट पीटने के बाद हमारे 140 का स्कोर, 140 में तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन कहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके सिलेबस से बाहर की पूछी नहीं जाएगी। ये कोई जीएस नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आ गया। यदि एनसीईआरटी 9 से 12 से क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं, 10-10 बार उसकी रीडिंग कर लीजिए आप। तो इस प्रकार मेरा ये मानना है कि हमको 140 का स्कोर यहाँ से प्राप्त करना है
और फर्स्ट पेपर को आप ऐसे पढ़ो कि कम से कम उसमें आपका 50% मार्क्स आ जाए। आप यहाँ पास होने की बात नहीं करें, यहाँ आप अंडर 100 में आपकी रैंक आने वाली है। यदि इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो 1300 सीटों में से 1200 अपने भाई बहनों के लिए छोड़ दो, आप तो अपनी 100 सीटों में अपना दर्ज कर चुके होंगे इतिहास। दूसरी बात यह है मित्रों कि मुझसे कई विद्यार्थी ये सवाल पूछते हैं कि सर आपका जो ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन में हम दोनों प्रकार के कोर्सेज दे रहे हैं, ओनली रिकॉर्डेड भी है और दूसरा कोर्स लाइव एंड रिकॉर्डेड भी है। लाइव क्लास चलती हैं, लाइव को यदि नहीं देख पाते तो वो रिकॉर्डेड देख पाते हैं। उसमें कई मेरे मित्र पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस की स्थिति क्या है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास तो पूरा पढ़ा दिया है और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने के साथ साथ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको व्याकरण पढ़ा दी गई है और जो क्लास हुई है वो अभी एप्लीकेशन पर यथावत उपलब्ध है। बैचेज भी हमारे नए भी चल रहे हैं, आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हो। और दूसरा ये है कि जो NCERT है जिसका बहुत बड़ा खेल है इस भर्ती परीक्षा में, क्योंकि जिसने पढ़ा है वही इसका जवाब देगा। यहाँ ज्ञानी ध्यानी से मतलब नहीं है। यहाँ तो आपको पता है कि संवदिया हरगोविंद पाठ में संवदिया हरगोविंद के पास यदि चौनी नकली साबित हुई तो वह कटिहार तक नहीं पहुँचेगा। कहाँ तक पहुँचेगा? सेमापुर तक ही पहुँच पाएगा। ऐसे तथ्यों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहाँ कोई ज्ञान चेतना नहीं बल्कि रिवीजन और पाठों का बारीक तथ्यात्मक अध्ययन काम करेगा। ये तीनों चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं और एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड वाले यदि आप कोर्स की बात करें तो उसमें हमने संपूर्ण काव्य शास्त्र भी पढ़ा दिया है और स्नातक लेवल के पाठों पर काम चल रहा है। स्नातक स्तर पर यदि लाइव क्लासेज में अभी स्नातक स्तर हमने शुरू नहीं किया है, लाइव क्लास में तो अभी हमारे ये 3 टॉपिक क्लियर हुए हैं और काव्यशास्त्र स्नातक स्तर। अब केवल हमारा काम बचता है शिक्षण विधि पर, तो शिक्षण विधि की क्लासेज भी आपको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएंगी। मित्रों सवाल ये नहीं है कि हम अध्ययन कहाँ से कर रहे हैं, सवाल ये है कि अब हमको अध्ययन कैसे करना है। सवाल ये है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अब देखो हमारे पास ये अप्रैल का महीना पूरा है। अप्रैल है हमारे पास, मई है, जून है और जुलाई है। ये 4 महीने तो हमारे पास निरापद है। इसके बाद तो बिजली कड़कने का काम शुरू हो जाएगा, मेरा मतलब आप समझ रहे हो। हालांकि मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूं कि जब हमको पहले से ही पता है कि इस साल सभी भर्ती परीक्षाएं होनी है तो हमारी जागरूकता ये वैकेंसी के साथ ही क्यों आती है। हाँ, यदि वैकेंसी के साथ हमारा उत्साह बढ़ता है तो ये तो स्वाभाविक है, लेकिन यदि जागरूकता की प्रक्रिया ही वैकेंसी आने के साथ शुरू होती है तो क्षमा करें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। परंतु ना भयभीत होने की आवश्यकता है, ना ही किसी प्रकार के कोई डरने की आवश्यकता है किसी भी पहलू से, क्योंकि 4 महीने में हम वो कर सकते हैं जो पिछले 4 साल में हमने नहीं किया। परंतु उसकी आवश्यक शर्त यही है कि हमारे पास निश्चित मैटर हो, क्या हमको पढ़ना है, क्या चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है इसका बोध हमें हो। साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो केवल तथ्यों तक ही मत सीमित रहना। इस बार पेपर ऐसा आएगा जो युगांतरकारी साबित होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी झलक आपने ग्राम सेवक से लेकर के और कॉलेज सहायक प्रोफेसर तक की भर्ती परीक्षा में इसकी झलक आपने देख ली है। क्षमा करना, ये रीट का पेपर नहीं है, ये वरिष्ठ अध्यापक का पेपर है। और इस बार आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा कि ऐसे भी पेपर पूछे जाते हैं। संकल्पनाओं को स्पष्ट करो, प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दो, छायावाद की, प्रगतिवाद की, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, साठोत्री, समकालीन, नई कविता, प्रयोगवाद, आदि काल में सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, भक्ति काल में निर्गुण, सगुण, कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, मीराबाई, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, संत मार्गी, प्रेम मार्गी, प्रत्येक पहलू की प्रवृत्तियाँ, रीति काल में, रीतिबद्ध में, रीति सिद्ध में, रीति मुक्त में अंतर क्या है, इनकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, कौन कौन से कवि हैं और जो बड़े मेजर कवि हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, उस पहलू को भी बराबर ध्यान रखो।
और एनसीईआरटी के पाठों में गद्य और पद्य का एक एक पाठ का हमने ऐसा निचोड़ विश्लेषण दिया है कि एक शब्द भी उससे परे नहीं। हर चीज़ आपके सामने खुली किताब है। इस प्रकार मित्रों, अपनी भावनाओं को, अतिरिक्त भावनाओं को नियंत्रित कर लो। कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता, वो चीज़ की आवश्यकता अब नहीं पड़ रही। अब तो संकल्प शक्ति की आवश्यकता है कि 4 महीने के अंदर किस युद्ध स्तर से आप डूब जाते हो, उस प्रेमवत की स्कंबली असाध्य वीणा कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है कि मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से मैंने अपने को सब कुछ को सौंप दिया था। अब समय आ चुका है कि हम अपने को सब कुछ को, यानी हिंदी के संपूर्ण सिलेबस को सौंप दें। तो मित्रों, ये 4 महीने की एक रणनीति और निश्चित पाठ्य प्रणाली का जो आपका क्रम है, अधिगम की बड़ी गहरी प्रक्रिया आप में होनी चाहिए। सिलेबस को लेकर के कोई भी बिंदु, चाहे मैंने बताया है, चाहे आरपीएससी ने निर्धारित कर रखा है, उससे आधार पर यह तय नहीं हो रहा कि हम किसी पॉइंट को कमज़ोर कर दें, हर पॉइंट को, लेकिन सच्चाई से हमको पता होना चाहिए कि कहाँ से कितने सवाल पुटअप किए जा रहे हैं, ताकि हमारी रणनीति और गहरी बन जाए। सिलेबस को दीवार पर चिपका दो और उठते बैठते सुबह शाम जैसे गोपिया की कान कान जकरी, ऐसी हालत आपकी हो जानी चाहिए। यदि आपको वरिष्ठ अध्यापक इस बार बहुत बेहतर रैंक के साथ बनाना है, तो एक आप टाइम टेबल बना लेंगे जिसमें आप एक फर्स्ट पेपर को भी निर्धारित स्थान देंगे। वैसे भी उसमें केवल राजस्थान की सभ्यता संस्कृति का विशेष रोल है। 20 क्वेश्चन से मनोविज्ञान और कुछ 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आते हैं। तो वो चीज़ें तो आपने रीट के अध्ययन के दौरान भी पढ़ा, हर चीज़ में वो सिलेबस लगा रहता है। तो वो एक बार आप अपना रिवीजन कर लेंगे और सब्जेक्ट को आप बहुत शानदार बना लेंगे, तो ये निश्चित है कि इस बार जीत जो है हमारी मुट्ठी में दर्ज हो जाएगी मित्रों। लेकिन संकल्प की शक्ति, अनासक्त होकर के अब अपने विगत इतिहास को चुनौती देने का समय आ चुका है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि असाध्य वीणा कविता भी हमको ये प्रेरणा देती है कि साधना समर्पण मांगती है, पूजा भाव से, एकांतिक मन से और संपूर्ण आत्मदान के साथ, जिसमें अहम का विलय जरूरी है। मौन से महामौन की यात्रा पर निकल पड़िए आप, लेकिन अहम का विसर्जन करते हुए शांत चित्त से, उद्वेगों के दबाव से मुक्ति पा करके आप सिलेबस को सामने रखो और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करो। मैंने 80% सिलेबस तो इसमें ऑनलाइन कोर्स में करा दिया है। लाइव क्लास में लगभग 50% सिलेबस हो चुका है और रिकॉर्डेड में 80% सिलेबस हो चुका है। ऑफलाइन बैच भी जारी हैं, चल रहे हैं। कहीं से आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। क्या मैटर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेरा खुला दरबार है। संस्था आकर के आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन अंतिम सत्य यह है कि जमाना आपसे पूछेगा, ये कोई नहीं पूछेगा कहाँ से पढ़े हो और कैसे पढ़े हो। जमाना पूछेगा कि क्यों असफल हो गए। जमाना पूछेगा, ये आप तब जवाब आपके पास कुछ भी नहीं होगा सिवाय हताशा, निराशा, कुंठा, घुटन और पीड़ा और संतरास, जो प्रयोगवादी कविता की विशेषता है। मैं नहीं चाहता कि वैसा हमारा जीवन बन जाए। हमारा जीवन हमको छायावाद बनाना है, हमारा जीवन हमको स्वर्णकाल बनाना है, और वो स्वर्णकाल केवल आप अपनी मेहनत के द्वारा बना सकते हो मित्रों। यही बताने के लिए मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ कि विशेष रणनीति बनाइए, एक एक टॉपिक की बारीकी में चले जाओ और युद्ध स्तर की तैयारी शुरू कर दो मित्रों। बड़े हमारे सपने नहीं हैं, बड़े उन आँखों के सपने हैं जिन्होंने हमारी आँखों में देख लिए हैं। इसलिए उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या हम 4 महीने डूब कर एकांतिक मन से नहीं पढ़ सकते? पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो याद करो पास की कविता क्या कहती है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो मित्रों, सपनों को मारना नहीं है, सोच लिया है तो इन सपनों को आसमान तक ले जाना है। एक ऐसी उड़ान भरो, एक ऐसी उड़ान जो ना थकने वाली अनंत उड़ान से भी बेहतर साबित हो। मेरा शुभाशीष आपके साथ है। मैं उम्मीद करता हूं और मैं आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि हम 1300 नहीं, बल्कि हम
अंडर 100 सीट में अपना स्थान बनाएंगे और उसके लिए आप युद्ध स्तर से तैयारी कीजिए। मैं प्रोफेसर AS चौधरी आपके समक्ष आपका अपना नमस्कार।